बंद दरवाजे का राज। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक अनजाने प्रेम से भरे भावनाओं को समेटे हुए कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, कहानी को अंत तक अवश्य सुनें तथा बेल आइकन को हिट करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करती हूँ आज की ये कहानी। अजीत हॉस्पिटल से घर जल्दी आ गया। आज वह अपने दोस्त के साथ लड़की देखने जाने वाला था। तैयार होकर दोनों लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। कुछ देर बात करने के बाद तन्वी चाय की ट्रे लेकर आई। गुलाबी रंग की साड़ी, खुले हुए बालों में तन्वी बहुत सुंदर लग रही थी। 26 साल की तन्वी ने ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। वह एक साधारण परिवार से थी। कुछ देर अजीत और तन्वी ने अकेले में बात की और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। कुछ दिनों के बाद शादी की तारीख तय हो गई। शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। बारात विदा हुई। कार में अजीत, तन्वी और अजीत का एक दोस्त बैठे थे। कुछ देर बाद अजीत का मोबाइल बजा। अजीत ने ड्राइवर से कहा, कार साइड में रोक दो, और कार से उतरकर बातें करने लगा। तन्वी ने पूछा, इतनी देर अजीत किससे बात कर रहा है? तभी अजीत के दोस्त ने कहा, डॉक्टरों को चैन कहाँ, कभी भी कोई इमरजेंसी कॉल आ जाता है। तन्वी का मन ये सुन थोड़ा शांत हुआ। तन्वी अजीत के घर आ गई। अजीत के घर में बहुत कम मेहमान थे। उसकी बुआ जी, मौसी जी और कुछ जान पहचान वाले। सभी रस्में उन्होंने ही निभाई। 2-3 दिनों के बाद सभी अपने घर चले गए। अब घर में रह गए अजीत और तन्वी। अजीत ने तन्वी से पूछा, तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो? तन्वी ने कहा, जहाँ आप ले जाएं, मुझे तो बस आपके साथ समय बिताना है। अजीत ने सोचा, तन्वी को अपने गांव की पुश्तैनी हवेली ले जाता हूँ। वहाँ चारों ओर बहुत हरियाली है और वो जगह पहाड़ों से भी घिरी हुई है। अजीत ने कहा, तुम सामान पैक कर लो, कल हम एक बहुत खूबसूरत जगह जाने वाले हैं। तन्वी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? अजीत कुछ कहता उससे पहले उसका मोबाइल बज गया और मोबाइल देख उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो कमरे से बाहर बालकनी में जाकर बात करने लगा। तन्वी ने फिर सोचा, आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी कॉल आ गया जिससे देख अजीत चिंतित हो जाते हैं और सब छोड़ बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब अजीत कमरे में आया तो तन्वी ने पूछा, किसका कॉल था? अजीत ने कहा, वो सब छोड़ो, चलो आज हम मूवी देखने चलते हैं। जल्दी से तुम तैयार हो जाओ। तन्वी तैयार होने लगी, पर मन तो उसका उस सवाल से घिरा था कि अजीत ने क्यों नहीं बताया कि किसका कॉल था। फिर दोनों मूवी देखने गए और देर रात घर आए। अगले दिन कार से गांव जाने के लिए निकल गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। कहीं कहीं रुककर दोनों ने तस्वीरें भी ली। 3 घंटे के सफ़र के बाद वे पहुंच गए। गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। जैसे ही हवेली आई और तन्वी कार से उतरी, हवेली को देखकर हैरान हो गई। तन्वी ने देखा, हवेली के बाहर लिखा था, कृष्णा हवेली। तन्वी ने पूछा, ये हवेली किसकी है?
अजीत ने कहा, यह हवेली मेरे पिताजी की है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, तो उनके पिता ने उन्हें दी थी। फिर एक 27 साल की लड़की हवेली में से बाहर आई। उसे देख अजीत ने तन्वी से कहा, ये सुरभि है, सावित्री काकी की बेटी है। पहले काकी हवेली की देखरेख करती थी, अब सुरभि करती है। सुरभि सारा सामान अंदर लेकर गई। तन्वी भी उसके साथ अंदर चली गई। देखती है हवेली बहुत ही सुंदर है, कई कीमती और पुरानी चीज़ों से सजी हुई है। उसने ऐसी आलीशान हवेली कभी नहीं देखी थी। सुरभि तन्वी से कहती है, भाभी आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तन्वी कमरे में जाती है और देखती है बड़ा ही आलीशान कमरा है। सुंदर पेंटिंग, झूमर, सोफे, कालीन, ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों खाने के बाद कुछ देर आराम कर घूमने निकल गए। चारों तरफ हरियाली, सुंदर दृश्य, छोटे छोटे कई तरह के रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पहाड़, झरना, सब कुछ तन्वी को बेहद पसंद आया। अगले दिन तन्वी ने सुरभि से कहा, आज मैं अजीत की पसंद का खाना बनाऊंगी, तू मेरी मदद करना। तन्वी ने सारा खाना अजीत की पसंद का बनाया। अजीत खाना देखकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही अजीत ने एक दो निवाले खाए कि फिर उसका फ़ोन बज गया और ये देख तन्वी कहती है, अजीत पहले खाना तो खाओ, ठंडा हो जाएगा और फिर बात करना फ़ोन पर। अजीत तन्वी की बात को नज़रअंदाज कर फ़ोन उठाकर बात करते हुए बाहर चला गया। तन्वी सोच में पड़ गई, आखिर किसका फ़ोन है जो मुझे नज़रअंदाज कर मेरे बनाए खाने को भी यूं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद अजीत अंदर आया और तन्वी से कहता है, सॉरी तन्वी। तन्वी ने पूछा, किसका कॉल था? पर अजीत बात को पलट देता है और कहता है, बड़ी जोरों की भूख लगी है, खाना खाते हैं। और फिर तन्वी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। फिर शाम को वे दोनों घूमने जाते हैं। दोनों बैलगाड़ी में बैठ खेतों में घूमते हैं, पेड़ पर से आम तोड़कर खाते हैं। पर तन्वी अभी भी सोच में डूबी रहती है। रात को अजीत तन्वी को खेत में बने मचान पर ले जाता है। चांदनी रात में दोनों वहाँ एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठकर बातें करते हैं। अगले दिन अजीत नहा रहा था और तन्वी कमरे में फूलदान में फूल सजा रही थी। तभी अजीत के मोबाइल की घंटी बजती है। तन्वी मोबाइल में नाम पढ़ती है, आर्य। वो फ़ोन उठाने जाती है पर फ़ोन कट जाता है। तभी मैसेज अलर्ट टोन बजता है। वो मैसेज देखती है। मैसेज किसी आर्य का ही होता है। पॉपअप से वो बस इतना ही पढ़ पाती है कि पापा फ़ोन क्यों नहीं किया। लॉक लगा होने के कारण वो पूरा मैसेज नहीं पढ़ पाती। तन्वी पापा शब्द पढ़ सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये आर्य है कौन और अजीत को पापा क्यों कह रहा है। कहीं अजीत तलाकशुदा तो नहीं है और उसका एक बेटा हो, उसने मुझे धोखा दिया। क्योंकि पढ़ा लिखा पैसे वाला इंसान मुझ जैसी साधारण लड़की से शादी क्यों करेगा। ऐसे कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। उसने अजीत से पूछना चाहा, पर वो कश्म थी कि उसे पूछे या न पूछे। वो पूरा दिन उदास और बेचैन थी। अजीत ने बाहर घूमने जाने को कहा, पर तन्वी ने सर दर्द का बहाना बना लिया। रात को 3 बजे के आसपास तन्वी की नींद खुली और देखा कि अजीत बिस्तर पर नहीं है। वह उसे ढूंढती है। उसे एक कमरे की लाइट जलती दिखी। वह अपने कमरे में जाने लगी, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। तन्वी वापस आकर सो गई। कुछ देर बाद अजीत भी
आकर सो गया। तन्वी सुबह देखती है, अब उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अगले दिन सुबह अजीत गार्डन में बैठकर चाय पी रहा था। तन्वी रसोई में से सुरभि के पास गई और पूछती है कि उस कमरे में ताला क्यों लगा है। सुरभि कहती है, पता नहीं भाभी, मैं जब से यहाँ काम कर रही हूँ तब से वहाँ ताला ही देखा है। भैया के पास चाबी रहती है, उन्हें ही मैंने उस कमरे में जाते देखा है। और हाँ, वो कमरे में जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। एक दो बार भैया से कहा भी सफाई करने का, पर उन्होंने कहा उस कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन तन्वी और ज़्यादा परेशान हो गई। सोचती है, आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे है क्या? क्या रहस्य है उसका? रात को तन्वी जल्दी सोने का नाटक करती है। कुछ देर बाद देखती है, अजीत एक बॉक्स में से चाबी निकालकर फिर उस कमरे में जाता है। तन्वी भी उसके पीछे जाती है, पर आज भी दरवाज़ा अंदर से बंद था। अगले दिन तन्वी सुबह अजीत से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ स्पेशल खाना बनाऊँ। तुम ये लिस्ट लो और सामान लेकर आओ ना। अजीत कहता है, सुरभि को भेज दो ना और मुझे अपने पास ही रहने दो। तन्वी कहती है, जी नहीं, वो मेरी मदद कर रही है। अजीत लिस्ट लेकर बाजार चला जाता है। उसके जाते ही तन्वी उसी बॉक्स में से चाबी निकालकर उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही तन्वी कमरे में जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह देखती है कि दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी है जिसमें अजीत एक लड़की के साथ है। वहाँ बहुत सारी किताबें अलमारी में रखी है, टेबल चेयर भी है। इतने में अजीत की आवाज़ आती है, तन्वी, तन्वी, कहाँ हो? अरे मेरा पर्स मैं घर में ही भूल गया, मिल नहीं रहा। तन्वी गुस्से से उस कमरे से बाहर आती है और अजीत भी तन्वी को देख लेता है। तन्वी कहती है, धोखेबाज इंसान, तुम पहले से शादीशुदा हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें रोज़ फ़ोन करता है, तभी तुम फ़ोन आते ही उठकर चले जाते हो और मुझसे ये बात छिपाना चाह रहे थे। तभी तो मैं सोचूं कि मुझ जैसी सामान्य लड़की से तुमने शादी क्यों की। अजीत कहता है, तन्वी, तन्वी तुम गलत समझ रही हो। तन्वी कहती है, अच्छा तो सच क्या है? अजीत उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है और कहता है, वो मैं नहीं, मेरा भाई है। तन्वी कहती है, अब सच छिपाने के लिए कहानी अच्छी बना रहे हो तुम। अजीत टेबल में से एक एल्बम निकालता है और तस्वीर दिखाता है। उसमें अजीत और उसके साथ उसी का हमशक्ल एक और लड़का था। अजीत कहता है, ये मेरा भाई अनिल है, हम दोनों जुड़वा भाई थे। अजीत कुछ तस्वीरें और दिखाता है जिसमें वे दोनों भाई अपने पापा और मम्मी के साथ थे। तन्वी पूछती है, अब तुम्हारा भाई कहाँ है? और वो लड़की कौन है तस्वीर में? और वो आर्य, आर्य कौन है जो तुम्हें पापा बुलाता है? अजीत कहता है, मैं और अनिल भैया दोनों जुड़वा भाई थे। अनिल भैया मुझसे 2 मिनट बड़े थे। हमारे पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार था। जब हम 12 साल के हुए तभी हमारी माँ का निधन हो गया। उसके बाद पिताजी ने हमें हॉस्टल भेज दिया। हम दोनों भाई छुट्टियों में गांव आ जाया करते थे। फिर जब हम दोनों भाई 12वीं पास हुए, उसके बाद भैया पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए शहर में रहकर आगे की पढ़ाई करने लगा। पिताजी से मिलने मैं और भैया कभी कभी गांव आ जाते थे। अनिल भैया हमारे गांव की एक लड़की अंजलि को बचपन से ही बहुत पसंद करते थे। अंजलि बहुत गरीब थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। पिताजी और मुझे अनिल भैया की अंजलि से दोस्ती
पसंद नहीं थी, क्योंकि हम दोनों को ऐसा लगता था कि वो भैया से नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार करती है। भैया की विदेश से डिग्री पूरी हुई और वो कुछ दिनों के लिए गांव में रहने के लिए पिताजी के पास आए, पर मैं नहीं आ सका क्योंकि मेरी परीक्षाएं चल रही थी। कुछ महीनों बाद मैं गांव गया और मुझे पता चला कि अंजलि किसी के साथ भाग गई। ये सुन मैं खुश हुआ कि उस धोखेबाज से भाई का पीछा छूटा। मैं और भैया दोनों बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगे। फ़ोन पर भी कम बात होने लगी, मिलना जुलना भी कम हो गया। 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में भैया कभी भी गांव नहीं आया। हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन मुझे विदेश के एक अनजान नंबर से फ़ोन आया और बोला कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा तो भैया ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुझे यहाँ कुछ बताने के लिए बुलाया है, और बताया कि जब वे डिग्री कंप्लीट कर पिताजी से मिलने कुछ दिनों के लिए गांव आए थे, तब उनका अंजलि से मिलना जुलना रोज़ होता रहा और वे दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। फिर कुछ दिनों बाद भैया विदेश वापस चले गए। बाद में उन्हें पता चला कि अंजलि गर्भवती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, और ये बात उन्हें अच्छे से पता थी कि पिताजी उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और मैं भी उसे पसंद नहीं करता था। इसीलिए भैया ने अपने दोस्त की मदद से अंजलि का पासपोर्ट बनवा लिया और उसे विदेश बुलवा लिया। वहाँ उन दोनों ने शादी कर ली। फिर अंजलि ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम आर्य रखा। वे बहुत खुश थे और बताना भी चाहते थे, पर डरते थे कि कहीं मैं और पिताजी उनसे नाराज़ होकर हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता न तोड़ दें। वे और अंजलि किसी काम से बाहर गए थे और उनके साथ एक हादसा हो गया। अंजलि तो वहीं चल बसी और भैया ने बताया कि आर्य घर पर उसकी आया के साथ है, अब तुझे ही उसका ख्याल रखना है। और ये कहते कहते कुछ देर बाद भैया भी चल बसे। जब मैं भैया के बताए हुए पते पर उनके घर गया तो आर्य मुझे पापा समझकर गले लग गया। मैं उसे सच बता न सका, बस इतना ज़रूर बताया कि उसकी मम्मी अब कभी लौट कर नहीं आएगी। फिर मैं आर्य को लेकर यहाँ आ गया। 1 साल आर्य को मैंने अपने साथ रखा, फिर हॉस्टल भेज दिया। पिताजी भैया के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सके और वे भी चल बसे। आज आर्य पूरे 8 साल का हो गया है और शहर के हॉस्टल में रहता है। जानती हो तन्वी, ये कमरा भैया का था। वे जब भी गांव आते इसी कमरे में रहते। एक दिन मैंने इस कमरे में अंजलि और भैया की तस्वीर देखी तो उसे बड़ा करके यहाँ लगवा दिया। इस कमरे में भैया की यादें हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई इस कमरे में आए, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। मैं ही इसकी सफाई करता हूँ और जब भी उनकी याद आती है या बेचैन होता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ। तब ऐसा लगता है कि भैया मेरे साथ ही हैं। ये सब बताते बताते अजीत की आंखें नम हो गई। तन्वी की आंख भी भर आई थी। तन्वी ने पूछा, ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अजीत ने कहा, तन्वी, यदि मैं ये बात किसी भी लड़की को बताता तो वो कभी भी आर्य को स्वीकार नहीं करती। हो सकता है कि आर्य मुझे पापा कहने पर ऐतराज़ करती और उसे सच बता देती। मैं ये सच कभी आर्य को नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं उसका पिता नहीं बल्कि चाचा हूँ। वैसे भी हॉस्टल में रहता है वो,
इसलिए मैंने सोचा जब तुम थोड़ा हम मुझसे घुल मिल जाओगी तब तुम्हें बता दूंगा। तन्वी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो अजीत, मैंने तुम पर शक किया। अजीत ने कहा, सॉरी, सारी गलती मेरी ही थी। मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था। मेरी हरकतों से शक तो किसी को भी हो सकता है ना। कुछ दिन गांव रहकर दोनों शहर आ गए। तन्वी ने अजीत से कहा, अब आर्य को आप घर ले आओ। अब से वो हमारे साथ रहेगा। उसे हम दोनों का प्यार चाहिए। आर्य को लेने दोनों हॉस्टल जाते हैं। अजीत आर्य को बताता है कि ये उसकी नई माँ है। आर्य ये सुन बहुत खुश होता है और तन्वी उसे गले से लगा लेती है। फिर वे तीनों खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह यानी जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। दोस्तों, बहुत कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें दोस्तों, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़कर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, आप और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मित्रों, कमेंट्स ज़रूर किया करें और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय दोस्तों।